हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बेहद अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं दर्शन आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आप सभी के फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम दर्शन में। तो अपनी जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से मैं आपके लिए सुपर डुपर क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप कोई सा भी वनडे कंपटीशन का कोई सा भी एग्ज़ाम दोगे, आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे हड़प्पा सभ्यता से पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर था जो कि आपका जो है वो 3 भागों में विभाजित था। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी है धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी है लोथल, ऑप्शन नंबर डी है चनहुदड़ो। इस प्रकार से जो है वो आपके पास 4 ऑप्शन है कि जो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर है जो कि 3 भागों में विभाजित था, है ना। चलिए, अगर बात करूं मैं इसका जो राइट आंसर है इस तरह से हो जाएगा। अगर बात की जाए राइट आंसर की तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। अगर मैं बात करूं धौलावीरा, तो धौलावीरा जो है वो आपका कहाँ स्थित है? अगर बात की जाए धौलावीरा की तो धौलावीरा जो है वो आपका गुजरात में स्थित है। आप सभी जानते होंगे धौलावीरा कहाँ स्थित है, आपका गुजरात में। इतना सारे के सारे ध्यान रखेंगे, जो आपका जो धौलावीरा है वो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट था हमारे पास कालीबंगा, और एक बात थी लोथल और एक था चनहुदड़ो। हम सारे के सारे ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। अगर मैं बात करूं लोथल, तो लोथल कहाँ पे है? लोथल भी कहाँ पे? आपका गुजरात में, ठीक है। लोथल भी हो जाएगा आपका गुजरात में। अब है चनहुदड़ो। अगर मैं बात करूं चनहुदड़ो की, जो आपका चनहुदड़ो है वो किसके लिए फेमस है? जो आपका जो चनहुदड़ो है वो है आपका मनके बनाने का कारखाना। चनहुदड़ो में क्या होता है? आपका मनके बनाने का कारखाना। मनके बनाने का कारखाना वो कहाँ पे है? आपका चनहुदड़ो में। अगर बात की जाए लोथल की, तो लोथल भी कहाँ पे स्थित है? आपका गुजरात में। अगर मैं बात करूं कालीबंगा की, तो कालीबंगा जो है वहां से हमें क्या मिलते हैं? जुते हुए खेतों के परिणाम। जुते हुए खेतों के प्रमाण। जुते हुए खेतों के प्रमाण जो है वो हमें कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं हमें कालीबंगा से। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर था वो हो जाएगा हमारा धौलावीरा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन था बट हमने इसके सारे का सारे क्वेश्चन का क्या कर दिया? पोस्टमार्टम कर दिया कि कालीबंगा में से हमें क्या मिला हुआ है? जुते हुए खेतों के प्रमाण। धौलावीरा से क्या था? एकमात्र ऐसा नगर था जहां पे 3 भागों में विभाजित था। अगर बात की जाए लोथल, लोथल कहाँ पे स्थित है? आपका गुजरात में। चनहुदड़ो में क्या मिला है हमें? मन के बनाने का कारखाना। क्या मिला है? मन के बनाने का कारखाना कहाँ है? चनहुदड़ो में। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 सारे के सारे ध्यान से पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसमें आपने सिर्फ बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता थी, आंसर करेंगे सारे के सारे कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी। लौह युगीन थी ये, या फिर ताम्र युगीन थी, या फिर कांस्य युगीन थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी ने पढ़ा होगा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी हमारे पास। तो अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता की तो वो थी हमारी कांस्य युगीन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका सही? ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो हमारी थी कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के हिसाब से। अगर मैं बात करूं एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछ लिया जाता है? एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कांसा होता है, कांसा वो कैसे बनता है? बताओ, सारे के सारे बताएंगे। जो कि हमारे पास एक कांसा जो धातु है वो किस प्रकार से बनती है। एक पूछा जाता है आपसे पीतल, पीतल कैसे बनती है। ये 2 क्वेश्चन है आपसे कि कांसे का निर्माण कैसे होता है और पीतल का निर्माण कैसे होता है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे सारे के सारे। तो ये जो है आपका कांसा वो कैसे बनता है? तांबा प्लस टीन, ठीक है। तांबा प्लस टीन से क्या बनता है हमारा? कांसा। और बात करूं मैं पीतल की, तो पीतल कैसे बनता है आपका? कॉपर और जिंक। क्या हो जाता है? कॉपर और जिंक।
इससे क्या बनता है हमारा पीतल, कॉपर और जिंक से। तो कांस्य युगीन सभ्यता थी कौन सी हमारी, सिंधु घाटी सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। फंडामेंटल ड्यूटीज बतानी है आपने कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। ऑप्शन है आपके पास 10, 11, 8 या फिर एक भी नहीं। जब आपका जो मूल संविधान बन के तैयार हुआ था तो उसमें कितने मूल कर्तव्य थे, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी थी। ऑप्शन आपके पास हैं 10, 11, 8 या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, आप सभी जानते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो मूल संविधान में एक भी नहीं थी आपके, ठीक है। सारे के सारे ध्यान रखेंगे, जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें एक भी मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। बाद में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो लिए गए थे हमारे रूस से। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। अगर बात की जाए जब हमारा संविधान बना था तो उसमें कुल जो है मूल रूप से जो अनुसूचियां थी, कितनी मूल अनुसूचियां थी, तो वो थी हमारी 8। अगर मैं बात करूं जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कौन सा आर्टिकल में दिया गया है, अगर इससे आपसे पूछे कभी भी तो आप कह देना जो हमारे पास क्या होता है, एक होता है हमारे पास 42वां संविधान संशोधन। क्या होता है 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कब होता है ये होता है हमारा 1976 में। 1976 में होता है हमारा 42वां संविधान संशोधन। कौन सी समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ध्यान से रखेंगे इस समिति का नाम क्या थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। इस तरह से चीजें आपको पता होनी चाहिए। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में हुआ। समिति का नाम कभी भी पूछ ले तो क्या हो जाएगा समिति का नाम, वो कह देना आप सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसमें क्या किया गया आपसे कि आर्टिकल जो 51 है उसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। क्या किया गया इसमें, आर्टिकल जो 51 है आपका 51A है उसमें जो है वो आपके जो है वो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। देखो पहले मूल संविधान में एक भी नहीं था, 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में होता है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति होती है। आर्टिकल की बात की जाए 51A है, इसमें जो है टोटल कितने 10 मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़े गए थे। अगर बात की जाए 11वां, तो 11वां कब जोड़ा गया था आपका, 11वां जोड़ा गया था आपका, 11वें की बात की जाए तो 11वां जोड़ा गया था आपका कब, इसमें हुआ था आपका 11वें में 86वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 86। किससे रिलेटेड था, नहीं कब हुआ था ये हुआ था आपका 2002 में। इसमें जो है वो 11वां संविधान जो है वो आपका मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ा गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। स्टार्टिंग में एक भी नहीं थे, फिर क्या होता है हमारे पास, ये कहाँ से लिए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, अगर आपसे पूछे तो ये रूस से लिए गए हैं। 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, उसमें जो है वो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 11वां कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन होता है और ये कब हुआ था 2002 में। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। सारे के सारे आंसर करेंगे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी। ध्यान रखेंगे यहाँ पे भारतीय भी लिखा है साथ में। ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी सोनिया गांधी, ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। ये बताएं सारे के सारे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी, महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसकी अगर बात की जाए करेक्ट आंसर की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भारतीय कौन थी, हमारी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगर बात की जाए एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट क्या थी हमारे, एनी बेसेंट क्या थी, ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष वो कौन थी हमारे, वो थी हमारे एनी बेसेंट। अगर बात की जाए भारतीय, अगर भारतीय कभी भी पूछे तो वो हो जाएंगी सरोजनी नायडू। अगर बात की जाए इंदिरा गांधी तो वो हमारे भारत की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। इस तरह से आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। जो हमारे सरोजनी नायडू थी उन्होंने क्या किया था 1925 में, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इन्होंने सरोजनी नायडू ने 1925 में एक क्या किया था,
अधिवेशन किया था उसका नाम था कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन अगर पूछे तो कब हुआ था? 1925 में, है ना। अब एनी बेसेंट की एक बहुत ही फेमस पत्रिका थी, उसका नाम अगर आपसे एग्जाम से पूछे तो उसका जो नाम था वो था कॉमन व्हील पत्रिका। कॉमन व्हील पत्रिका किसने लिखी थी? एनी बेसेंट ने। ठीक है, इस तरह से सारी की सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5 कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? माउंट ऑफ डेड, मृतकों का किला किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास हड़प्पा, सूरत कोटड़ा, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? बताइए जनाब कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? रिकॉर्डिंग क्लासों में थोड़ी सी गप्पे सप्पे कम ही बजती है ना, थोड़े टाइम में जो है हम वो लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो अगर आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है ये, तो ये स्थित है हमारा पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है हमारा पाकिस्तान में। कालीबंगा आपको मैंने बता दिया था, जूते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, बताएं सारे के सारे आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान सिविल संहिता होती है आपकी, अगर मैं बात करूं समान सिविल संहिता, तो ये होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या होती है ये? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 44 में क्या दिया गया है हमारा? समान सिविल संहिता। ठीक है, अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है? अस्पृश्यता का अंत, है ना, छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17। अगर बात की जाए 40, तो ग्राम पंचायतों का गठन जो है वो कौन से बात करता है? हमारा आर्टिकल 40। अगर बात की जाए 79, तो 79 में आप एक ट्रिक ध्यान रखेंगे, एक होता है हमारे पास सरला, इस तरह से ट्रिक से याद रखेंगे सरला। स से क्या हो गया हमारा? स से हो गया हमारा संसद, र से हो गया हमारा राज्यसभा, र से क्या हो गया? राज्यसभा, और ला से क्या हो गया? लोकसभा। तो इस तरह से वो ट्रिक याद रखेंगे सरला, और सरला से आपको आर्टिकल याद करने में आसानी हो जाएगी। स से हो गया 79, र से हो गया 80, और ला से हो गया 81। तो 79 किसकी बात करता है? हमारा संसद की। 80 आर्टिकल बात करता है राज्यसभा की, और 81 बात करता है हमारा लोकसभा की। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है? देखिए हम एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, बट क्वेश्चन के पूरे का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। एक क्वेश्चन के आपसे 5 या 6 क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे, कि पूछ रहा है कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? जो हमारे साइंटिस्ट थे बायोलॉजी में, कि कार्ल लैंडस्टीनर, उन्होंने किसकी खोज की थी? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे सभी को, जीवित कोशिका की, या फिर रक्त परिसंचरण तंत्र, या फिर रक्त समूह, या फिर आनुवांशिकता के नियम। कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? बताएं सारे के सारे। चलिए अगर मैं बात करूं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारे कार्ल लैंडस्टीनर थे, उन्होंने किसकी खोज की थी? रक्त समूह की, यानी कि ब्लड ग्रुप की। आप सभी ने पढ़ा होगा ब्लड ग्रुप के बारे में। जब भी आपसे एग्जाम लेते हैं, कोई भी कमीशन लेता है, तो ब्लड ग्रुप से आपका एक ना एक क्वेश्चन जो है वो हमेशा बन ही जाता है ना। अगर मैं बात करूं कि ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप क्या होता है? ब्लड क्या होता है? सबसे पहले बताएंगे ब्लड क्या होता है। तो ब्लड जो है वो हमारा एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, सरल संयोजी ऊतक होता है ना। अब आप बताएंगे कि सर्वदाता कौन सा होता है और सर्वग्राही कौन सा होता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अगर मैं बात करूं सर्वदाता की, अगर बात की जाए सर्वदाता मतलब जो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, सर्वदाता, और एक होता है सर्वग्राही जो कि सबसे ब्लड ले सकता है। अगर बात की जाए सर्वदाता, तो वो होता है हमारा, क्या होता है वो होता है हमारा O नेगेटिव, और सर्वग्राही की बात की जाए AB पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर होगी। तो ये सारा किसने बताया था? वो रक्त समूह के बारे में बताया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब बात करते हैं बाकी बचे हुए ऑप्शन की। सबसे पहले है हमारे पास जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की अगर बात की जाए,
तो जीवित कोशिका में जो है वो सबसे पहले इसकी जो खोज किसने की थी, वो की थी ल्यूवेनहॉक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो आप कह देना सारे के सारे विलियम हार्वे ने। तो विलियम हार्वे ने क्या की थी, रक्त परिसंचरण तंत्र की। नेक्स्ट है अनुवांशिकता के नियम। तो मेंडल ने क्या दिए थे, हमारे अनुवांशिकता के नियम दिए थे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का भी क्या हो गया, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम। अगर आपसे पूछे ह्यूमन का ब्लड का जो पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान कितना होता है, 7.4। नेक्स्ट आपसे कभी पूछे कि पीएच पैमाने की खोज किसने की थी, तो कह देना सोरेनसन ने। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पे। जी बताइए सारे के सारे, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है। इसमें आपने झेलम नदी का जो है वैदिक नाम बताना है। अस्किनी, वितिस्ता, परुषणी या फिर अघन्या। वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है। इसका जो अगर मैं बात करूं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उम्मीद करता हूं अब तक आपने उत्तर कर लिया होगा, कमेंट में कर सकते हैं या फिर जिसको आता है वो भी कर लिया होगा। इतना ही टाइम होता है आपके पास एग्जाम में भी, है ना। तो झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है, झेलम को जाना जाता है वितिस्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। झेलम नदी को वितिस्ता के नाम से जाना जाता है। अगर बात करते हैं बाकी बचे हुए क्वेश्चन की, बाकी बचे हुए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है यहाँ पे अस्किनी, है ना, अस्किनी हो गया, परुषणी हो गया और अघन्या। तो अगर मैं बात करूं अघन्या, अघन्या का मतलब होता है न मारने योग्य। और अघन्या किसको कहा जाता था वेदों में, वो कहा जाता था आपका गाय को। गाय को क्या कहा जाता था, अघन्या। और अघन्या का मतलब होता है न मारने योग्य। ठीक है, अगर बात करूं परुषणी, तो परुषणी किसका वैदिक नाम था, ये था राबी नदी का। परुषणी। वितिस्ता हो गया हमारा झेलम नदी का। अगर बात की जाए अस्किनी, तो अस्किनी किसका हो गया, अस्किनी हो गया हमारा चेनाब नदी का। चेनाब नदी का वैदिक नाम अस्किनी हो गया, परुषणी हो गया राबी का, और गाय को कहा जाता था अघन्यम अर्थात न मारने हो गया। इस तरह से आपसे पूछे कि यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है, यमुना का हो जाएगा कालिंदी, है ना। ब्यास का वैदिक नाम पूछे अर्जिकिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारी की सारी नदियों के नाम भी, उनके वैदिक नाम और उनके संस्कृत नाम भी पता होने चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे। पूछ रहा है कि विशाख दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। विशाख दत्त के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, बताएंगे सारे के सारे। ऑप्शन ए है इंडिका, ऑप्शन नंबर बी है मृच्छकटिकम, ऑप्शन नंबर सी है मुद्रा राक्षस, ऑप्शन नंबर डी है कादम्बरी। बताना है आपने कि विशाख दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। उम्मीद करता हूं अब तक आपने सभी ने आंसर कर दिया होगा इसका। जो हमारे विशाख दत्त थे उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी है ये है, उसका नाम है मुद्रा राक्षस। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। विशाख दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, मुद्रा राक्षस। अगर बात की जाए इंडिका, तो इंडिका किसने लिखी थी, मैगस्थनीज ने। सारे के सारे ध्यान रखेंगे, इंडिका किसने लिखी थी, मैगस्थनीज ने, है ना। अगर कादम्बरी की बात करूं मैं, कादम्बरी किसने लिखी थी, बाण भट्ट ने। कादम्बरी किसने लिखी थी, बाण भट्ट ने। किसके समय में, हर्षवर्धन के समय में। ये भी आप सब लोग जो है वो ध्यान रखेंगे। विशाख दत्त की पुस्तक हो गई मुद्रा राक्षस। अगर बात करूं मैं मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम बुक जो है वो लिखी गई थी शूद्रक के द्वारा। तो ये थी हमारी चार सारे की सारी मैंने बुकों के राइटर के नाम बता दिए आपको। इंडिका मैगस्थनीज, मुद्रा राक्षस हो गया विशाख दत्त, और कादम्बरी बाण भट्ट किसके समय में, हर्षवर्धन के समय में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10 कि धम्म चक्र प्रवर्तन का संबंध है। धम्म चक्र प्रवर्तन का संबंध है किससे है। ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी है लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर सी बोधगया, ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर। बताइए जी कि जो धम्म चक्र प्रवर्तन है उसका संबंध जो है वो किससे है, सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया या फिर कुशीनगर। सभी के सभी आंसर करेंगे। आप सभी ने सुनी होगी भगवान बुद्ध का संबंध किससे था, बौद्ध धर्म से, है ना। उन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ दिया था, तो वो दिया था उन्होंने सारनाथ, जहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो इसी को क्या कहा जाता है, धम्म चक्र प्रवर्तन।
ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। अगर बात करूं मैं लुम्बिनी की, तो लुम्बिनी कहाँ स्थित है? बिहार में। यहाँ पे क्या हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अगर बात की जाए बोध गया, तो बोध गया में क्या था? भगवान बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। अगर बात करें कुशीनगर की, तो कुशीनगर में क्या था? भगवान बुद्ध को जो है वो निर्वाण मतलब महानिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे आपसे जो है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं भगवान बुद्ध से, कि भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? बेटे का नाम था राहुल। पूछा जाता है कई बार कि इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा हो जाएगा, है ना। बेटे का नाम राहुल हो गया। पूछेंगे कि इन्होंने गृह त्याग कब किया, है ना। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर लिया था। 6 साल की कड़ी तपस्या की थी। 35 की वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं भगवान बुद्ध से रिलेटेड। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। हमने हर एक ऑप्शन को आपके साथ जो है वो डिस्कस किया है उसका पोस्टमार्टम करके। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।